वेलकम बैक टू मिशन मेटेओर्स। बच्चों ये बार बार मैं मिशन क्यों बोल रहा हूं? पिछले क्लास में भी बोला था बट मैंने इसका खुलासा नहीं किया था। एक्चुअली बच्चों ये मिशन है। मिशन मेटेओर्स एक मिशन है जो हर गांव तक पहुंचना चाहिए, हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जिसके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो रोड पे बैठे रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उससे बात भी की है और उस बच्चे ने मुझे यही बोला कि वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और वहां पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों हर बच्चे के पास एजुकेशन पहुंचना चाहिए। एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो कंट्री का हो चाहे वो सोसाइटी का हो। सो मिशन मेटेओर्स एक मिशन है जो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। मैं यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कोशिश करूंगा कि फुल सिलेबस उठाकर यहां पे रख दूं। आई एम नॉट द टीचर ऑफ बायोलॉजी, सो आई डोंट नो अबाउट द बायोलॉजी, बट मैं इसकी भी कोशिश करूंगा कि कोई एक अच्छे टीचर्स हमें मिल जाए जिससे मैं मेटेओर्स पे बायोलॉजी भी रख सकूं। सो शुरू करते हैं बच्चों। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यूनिट के बारे में, सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, ये सब सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं इसका सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। डायमेंशनल एनालिसिस विदाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के शुरू ही नहीं हो सकता है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज के लेक्चर में मैं आईटी लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको और फिर अगले लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करूं। डीपीपी जो होगा वो वीडियो के लास्ट में एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अटैच कर दूंगा। आप वीडियो देखोगे तो लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा बच्चों जैसे नाम से ही लग रहा है होमो, होमो मीन्स सेम। सो सेम, कुछ तो सेम होने वाला है यहां पे। ये कुछ प्रिंसिपल है जो सेम बताएगी। नाम से ही आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि कुछ समथिंग सेम होने वाला है। तो इसको लिखते हैं। ये प्रिंसिपल क्या है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म in an equation will be same। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये बोलता है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन एन इक्वेशन विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। टर्म का मतलब क्या है? ईच टर्म इन एन इक्वेशन विल बी सेम। इक्वेशन में टर्म्स होते हैं। क्या टर्म्स होते हैं? जैसे कोई इक्वेशन है, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, ऐसा कोई इक्वेशन है। ये कोई इक्वेशन है। तो इसमें जो ईच टर्म है, ईच टर्म का मतलब ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। ये टर्म के बीच में प्लस या माइनस होगा। इस टर्म के बीच में प्लस या माइनस होगा। तो जो इसका डायमेंशन होगा बच्चों, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। सबका डायमेंशन सेम होगा। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जस्ट मान लो ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है? जो डायमेंशन एस का होगा वही यूटी का होगा, वही एटी स्क्वायर का होगा। कैसे? चलो डायमेंशन निकालते हैं। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सो एस का हो गया एल। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, एल टी माइनस 1। मैंने बताया था कि पिछले क्लास में किसका किसका आपको याद होना चाहिए। आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, इतने का तो कम से कम आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, बाकी का फिर आप निकाल सकते हो। सो टी टाइम है यहां पे,
प्लस हाफ। अच्छा, हाफ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इसके जस्ट बाद। हाफ एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कोई भी 1 2 3 4 इंटीजर कुछ भी आ रहा है, पाई, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा, जस्ट इसके बाद करता हूं। सो ए एक्सेलरेशन है LT - 2, इसका भी आपको याद होना चाहिए बच्चों, टी स्क्वायर टाइम। सो देखो बच्चों, L T गया -2 + 2 गया। देखो सबका डायमेंशन सेम है। सबका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इस टर्म का, इस टर्म का और इस टर्म का, तीनों का डायमेंशन सेम है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट पार्ट बोलता है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब ये पूरे राइट हैंड साइड का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। उसको भी समझते हैं और लिख लेते हैं। So to dimension of LHS, ये तो पता है ना LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ RHS, राइट हैंड साइड। जैसे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, चलो एक ये देखेंगे, और फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। इस दोनों को देखते हैं। सो एनर्जी का क्या होता है बच्चों? mL2T - 2, ठीक है। मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का सेम हो जाएगा। हाइट, सो लेंथ हो गया। सो ये हो गया mL2T - 2। सो देखो ये दोनों सेम है। सो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, प्रूव हुआ। यहां पे देखते हैं एनर्जी का क्या होता है, mL2T - 2। इसका भी याद होना चाहिए बच्चों आपको। एनर्जी का हाफ क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मास LT - 1 का स्क्वायर है, तो mL2T - 2। सो डायमेंशन देखो दोनों का सेम है, LHS इक्वल टू RHS। सो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड पार्ट बोलता है। अच्छा, इसको कंक्लूड करके ऐसा बोल सकते हैं कि जिस भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा उसके मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम हो उसको आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे S = UT + ½ AT² में हुआ था। इसका डायमेंशन सेम था, तो इन दोनों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं, v² - u² = 2as। सो v क्या है? वेलोसिटी, uv इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। सो देखते हैं LT - 1 स्क्वायर माइनस LT - 1 स्क्वायर = 2। 2 का डायमेंशन तो कुछ भी नहीं होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। a एक्सेलरेशन LT - 2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज L। सो ये देखो L2T - 2 L2T - 2 = L2T - 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखो इसका डायमेंशन सेम है, और दो सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को के मैग्नीट्यूड को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो सब्सट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को। इसकी क्वांटिटी जो है फिजिकल, इसकी जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन जो है दोनों की सेम है, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
समझ में आ गया? सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स। आप जब न्यूमेरिकल्स लगाने जाओगे तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं तो आईआईटी के क्वेश्चन आपसे हिलने वाले नहीं है बच्चों। वो जानना बहुत जरूरी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। कौन कौन से क्वांटिटी डायमेंशन लेस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो एक चार्ट जैसा बना लेते हैं यहां पे। फर्स्ट, पावर्स। डायमेंशन आर पावर्स, वो वाली बात नहीं है, ये पावर्स है। पावर्स के बारे में बात करें। क्या पावर्स है बच्चों? जैसे 7 to the power 2, 8 to the power 6, pi to the power 3, ऐसा कुछ क्वांटिटी है। तो ये जो पावर्स हैं बच्चों, ये जो पावर्स हैं, क्या आप इसको लिख सकते हो ऐसे? इसको लिख सकते हो 8 to the power 6 kg? लिख सकते हैं हम? नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये हमेशा 8 to the power 6 होगा। क्या इसको लिख सकते हो 7 to the power 2 एम्पियर? नहीं लिख सकते, 7 to the power 2 होता है। सो जो भी पावर्स होगा यहां यहां यहां, जो भी पावर्स होगा, हो सकता है आपको दिया रहेगा 2 to the power a प्लस 3b प्लस c, बोलेगा इसकी डायमेंशन क्या है? a प्लस 3b प्लस c की डायमेंशन क्या होगी? या फिर a की डायमेंशन, b की डायमेंशन, c की डायमेंशन क्या होगी? तो जब ये होल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ये पावर्स है। समझ में आ रही है बात? a, 3b, c तीनों को ऐड किया गया और डायमेंशन लेस हुआ, तो a भी डायमेंशन लेस होगा बच्चों, b भी डायमेंशन लेस होगा और c भी डायमेंशन लेस होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सब डायमेंशन लेस होंगे। तो उस तरह से a का डायमेंशन, b का डायमेंशन, c का डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन लेस होगा, इसका क्या मतलब है बच्चों? m0, l0, t0 डायमेंशन लेस हुआ। ये हुआ पावर्स। सेकेंड, साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा जो होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। मतलब ये साइन थीटा जो है ये भी डायमेंशन लेस है एंड थीटा इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। थीटा भी डायमेंशन लेस है एंड साइन थीटा जो है वो भी डायमेंशन लेस है। पूछोगे क्यों? इसलिए तो मैं हूं यहां पे। हर चीज को बच्चों फिजिक्स में ऐसे ही पढ़ना है। क्यों, आखिर क्यों है ऐसा समझना है। इसलिए क्योंकि थीटा जो है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि उसका डायमेंशन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये बताता हूं। थीटा क्या होता था बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? लेंथ है। आर्क का लेंथ ही होता था, तो लेंथ अपॉन लेंथ कट गया, डायमेंशन लेस हो गया। थीटा जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है बच्चों। जब थीटा डायमेंशन लेस होगा तो साइन थीटा, मतलब साइन थीटा एक वैल्यू होगी, वैल्यू, वो वैल्यू भी डायमेंशन लेस होगी। तो साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होगा बच्चों और थीटा जो है वो भी डायमेंशन लेस होगा। याद कर लो इस पॉइंट को, इस पे एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। थर्ड पॉइंट, e टू द पावर x। e टू द पावर x में x जो होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है बच्चों और e टू द पावर x जो है वो भी डायमेंशन लेस होता है। अब पूछोगे कैसे सर? चलो e टू द पावर x, e का वैल्यू होता है 2.7, 2.7 के पावर समथिंग x लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो एक वैल्यू होगी, वो एक वैल्यू होगी। तो e टू द पावर x जो है वो डायमेंशनलेस होगा। x क्यों डायमेंशनलेस है? क्योंकि वो पावर्स है, क्योंकि वो पावर्स है। यहां से चलो एक एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया। सेकंड एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों, ध्यान देना, बहुत सही एक्सप्लेनेशन है। आप इसी चीज को पढ़ने के लिए मेटेओस पे आते हो। बताता हूं। टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल ऑफ x और e टू द पावर x को जब एक्सपैंड करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते हुए एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको टेलर एक्सपेंशन बोलते हैं, जो कैलकुलस में आप लोग पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। अब यहां पे बताओ बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है? बोलती है, बोलता है, जो भी है। 1 जो है वो डायमेंशनलेस है, सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, पक्की सी बात है। तो जो 1 का डायमेंशन होगा वही x का डायमेंशन होगा, वही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का डायमेंशन होगा, वही सबका डायमेंशन होगा, वही e टू द पावर x का डायमेंशन होगा। सो 1 का डायमेंशन क्या होगा? दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर 1 डायमेंशन लेस है, इसका मतलब है कि x भी डायमेंशन लेस है। दिस x इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, और e टू द पावर x भी डायमेंशन लेस है, बिकॉज x डायमेंशन लेस होगा, 1 डायमेंशन लेस होगा, तो e टू द पावर x जो है वो भी डायमेंशन लेस होगा। तो यहां पे प्रूफ हुआ कि x क्यों डायमेंशन लेस है, और ये भी प्रूफ हुआ कि e टू द पावर x क्यों डायमेंशन लेस है। ठीक है बच्चों। फोर्थ, log x, इसमें भी x जो होता है बच्चों वो भी डायमेंशन लेस है, और log x जो है वो खुद भी डायमेंशन लेस है। log x क्या होता है? एक वैल्यू होती है डायमेंशन लेस, और log किस में लगेगा? किसी वैल्यू में लगेगी, डायमेंशन लेस। फिफ्थ पॉइंट, पाई 2 3 कोई इंटीजर है या कोई वैल्यू है 3/4, ऐसा कुछ है, वो सब डायमेंशन लेस होंगे। क्या सारे कांस्टेंट जो होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं? क्वेश्चन, क्या सारे कांस्टेंट जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं? मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया बच्चों, और कांस्टेंट के डायमेंशन भी निकलवाया है, तो सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। डायमेंशनलेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो रेशियो, जहां पे भी रेशियो तुमको दिख रहा है, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा क्यों डायमेंशनलेस होता है? क्योंकि एक वैल्यू होती है। दूसरा रीजन बताता हूं, साइन थीटा अपॉन क्या इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये क्या है? रेशियो है, लेंथ का रेशियो है। इसका भी डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L, सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो दिस वन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो साइन थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से बोल दो, या फिर साइन थीटा खुद डायमेंशनलेस हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? इधर का डायमेंशन उधर का डायमेंशन सेम होगा, इधर का डायमेंशन डायमेंशनलेस है, सो साइन थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। समझ में आया? मजा आया? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसके 3 यूज होते हैं बच्चों। फर्स्ट यूज होता है टू चेक एन एनी इक्वेशन वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्या बोल रहा हूं मैं? डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? चलो लिखते हैं, यूज ऑफ डायमेंशनल ये तर आवाज आ रही है, ये म्यूजिक है। डायमेंशनल एनालिसिस। बोलोगे सर ये कैसी म्यूजिक आप सुना रहे हो? इतनी अच्छी अच्छी म्यूजिक मैं यूट्यूब पे सुन रहा हूं। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, फर्स्ट यूज है to check an equation for its dimensional correctness। वो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? ऐसे भी लिख सकते हो, टू चेक एन इक्वेशन वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ऐसे भी लिख सकते हो। सो जैसे S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके किसी फिजिसिस्ट ने निकाला कि ये इक्वेशन है भाई। अब इस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है
या नहीं है। तो चलो डायमेंशनली चेक करते हैं। इसका L अभी निकाला था हमने, UT का भी L, इसका भी L। सो पता चला ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है, सो दिस वन इज डायमेंशनली करेक्ट। पता चला। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 1/2 को हटाकर 4 कर देता यहां, तो भी डायमेंशनली करेक्ट है। बट क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? फिर से पूछो, नहीं है। सो जहां भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी छुप गए वो इसके लिमिटेशंस में आ जाएंगे। जैसे एक और करते हैं हम लोग एग्जांपल, E इक्वल टू हाफ mv²। सो इसका डायमेंशन देखते हैं, ml2t-2 अभी निकाला था इसका मास LT-1, सो L2t-2। So this one is ml2t-2। चेक किया, डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो डायमेंशनली तो हमें पता चल गया बच्चों कि ये एक्सपेरिमेंट से आया था, तो ये सही है। व्हाट अबाउट द हाफ? हाफ के बारे में क्या बोलते हो? यहां मैं 4 लगा देता तो तुम बताते कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं? नहीं पता चलता, तब भी करेक्ट बताता। तो बच्चों हम किसी भी इक्वेशन को फिजिकली करेक्ट है कि नहीं, फिजिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है कि नहीं, वो नहीं चेक करते हैं। डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, मतलब समझो एक टूल है जिससे हम कुछ परसेंटेज तक चेक करते हैं कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। जैसे आपने मुझे कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का ही दे दिया कि mg है, सपोज दे दिया, h नहीं दिया आपने, mg दे दिया। मैंने डायमेंशनली करेक्टनेस देखा इसका, तो पाया कि ये तो करेक्ट नहीं है, तो मैं इसी को चेक करके बता दिया कि ये इक्वेशन गलत है। इसका मतलब है, इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसको कि कोई भी इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट, पीसी लिख रहा हूं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट है, इसका मतलब है कि वो डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही है। जो एक्सपेरिमेंट से आया फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट मतलब बच्चों एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है ये, वो डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ही, लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट है क्या वो फिजिकली करेक्ट होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो कुछ एक्सटेंट तक हम बच्चों चेक करते हैं, किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट करके चेक करेंगे कि वो फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, तो कुछ एक्सटेंट तक हम चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अगर फिजिकली रॉन्ग हो गया वो तो जो डायमेंशनली रॉन्ग हो गया वो तो फिजिकली रॉन्ग होना ही है। जो डायमेंशनली रॉन्ग हो गया, मान लिया अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली नहीं करेक्ट हुआ तो फिजिकली तो वो करेक्ट होना ही नहीं है। सो ये इसका लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस क्यों आता है बच्चों? इसमें 2 रीजन है। पहला रीजन, जैसे मैंने E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² दिया था, और दूसरा दिया था S इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ऐसे 2 फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूला में एक तो रीजन है डायमेंशन लेस क्वांटिटी के चलते। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अगर मान लिया यहां पे cos थीटा लगा देते हैं, ये भी डायमेंशन लेस होता है, बताया अभी, तो भी पता नहीं चलता। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहीं घुस जाती है, कहीं हिडन होती है, तो नहीं पता चल पाता है। सेकंड, अगर यहां पे इस इक्वेशन के बजाय
अगर मैं ऐसे लिख दूं s इजकल टू यू टी, या फिर लिख दूं s इजकल टू हाफ ए टी स्क्वायर। चलो कितना गंदा राइटिंग है सर। ऐसे लिख दूं s इक्वल टू यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर लगाया ही नहीं, यहां पे यू टी नहीं लगाया, तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट था, ये भी करेक्ट था डायमेंशनली, बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि हो सकता है कि प्लस का भी टर्म हो, उस इक्वेशन में प्लस का भी टर्म हो, तो यहां पे इस दो रीजन के चलते, एक तो प्लस वाला टर्म भी हो सकता है, माइनस वाला भी टर्म हो सकता है, या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है वो छुपी हुई हो, उसके चलते भी हो सकता है। ये इसके लिमिटेशंस हैं। तो टू चेक एन इक्वेशन फॉर इट्स डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनली हम चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू डेराइव, हम डेराइव करते हैं द रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डेराइव करते हैं। कैसे देखो, सो सेकेंड यूज है इसका बच्चों, टू डेराइव रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, PQ, माय फेवरेट PQ, पिछले क्लास में बताया था PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी। सो डिराइव करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं बच्चों, जैसे ये एक पेंडुलम है, ये बॉब है, ये कोई बॉब है जिसका मास m है, लटक रहा है पेंडुलम, बताऊंगा SHM जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। इसका टाइम पीरियड का, इसका लेंथ जो है L है, तो बोला गया कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, आगे समझाऊंगा जब ये चैप्टर आएगा, वो होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया। अब हम देखते हैं कि सच में ऐसा आ पाता है कि नहीं, रिलेशन निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पे, इसके लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जी पे। ऐसा हमने मान लिया कि ऐसा कुछ रिलेशन होगा। तो इसको करते कैसे बच्चों, हमेशा ऐसा ही करना है। क्वेश्चंस जो आगे आएंगे, अभी मैं इसके बाद आईटी लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें करना कैसे है तो देख लो अभी। तो सबसे पहले टी मान लिया प्रोपोर्शनल है m टू दी पावर a क्यों लगा रहे हैं, इसलिए कि हमें पता नहीं है वो मास स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि मास क्यूब के प्रोपोर्शनल है या अंडर रूट m के अंदर आता है, नहीं पता अभी हमें। फिर ये t प्रोपोर्शनल है किसके, l के टू दी पावर b, t प्रोपोर्शनल है g टू दी पावर c। ऐसा कुछ हमने माना कि इनके बीच में रिलेशन हो। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पे भी, लेंथ पे भी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, ऐसा लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनल हटाया तो यहां पे कांस्टेंट लगाया, ये तो पता है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, k जो है। सो उसको हटाया, यहां पे k लगाया। अब बच्चों t क्या होता है, टाइम पीरियड। सो t डायमेंशनली अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं। t m क्या है, मास, मास टू द पावर a, लेंथ b, ग्रेविटी -2c। ठीक है, सबका डायमेंशन लिख दिया, मास का, लेंथ का और ग्रेविटी का। सो यहां पे पता चला, अब यहां पे m टू द पावर कुछ है इधर, नहीं यही है, l टू द पावर b प्लस c, t टू द पावर -2c। ठीक है, अब देखो a क्या है, t को ऐसा लिख सकते हैं m0 l0 t1,
लिख सकते हैं। सो a इजकल टू हो गया 0, b प्लस सी इजकल टू हो गया 0 एंड माइनस 2c इजकल टू हो गया 1। सो यहां से पता चला c इजकल टू हो गया -1/2, सो b इजकल टू हो जाएगा 1/2। अब इसको a b c तीनों की वैल्यू मिल गई, यहां पे डाल दो। यहां पे पुट करने के बाद t k m टू द पावर a मतलब 0, l टू द पावर b, b मीन्स 1/2 एंड g टू द पावर c -1/2। सो ये हो गया बच्चों 1/2 -1/2 मतलब l के नीचे l/g अंडर रूट में चला जाएगा क्योंकि 1/2 है और k आ गया। सो ये एक रिलेशन हमें डेराइव हो गया, बट k हमें पता नहीं है बच्चों। k कहां से मिलेगा? एक्सपेरिमेंटली मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे तो पता चलता है हमारे पास कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। डेराइव हो गया। सो ये काम करता है डायमेंशन। डायमेंशन से हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। अब क्या s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ये प्लस आ गया। लिमिटेशंस है, इसके भी लिमिटेशंस है कि प्लस वाला जो होगा उसको नहीं निकाल सकते। सेकंड लिमिटेशंस क्या है? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है इसको एक्सपेरिमेंट से ही निकालना पड़ेगा। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। समझ में आ गया? चलो एक और छोटा सा कर लेते हैं, सिंपल सा, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। जैसे बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मास पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे। सपोज यहां पे इस हाइट पे बॉल रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल ये मैं पढ़ाऊंगा जब एनर्जी का टाइम आएगा। एनर्जी के क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। सो ये इस पर डिपेंड करती है, तो निकालते हैं। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू MAGBHC। कर दिया ऐसा कुछ? एनर्जी का क्या होगा? ML2T-2 के कोई कांस्टेंट लगा दिए, m टू द पावर a, ग्रेविटी LT-2 टू द पावर b और l टू द पावर c। सो ये हो गया k m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2b। सो m is L2T-2। सो a is equal to 1 आ गया। b प्लस c is equal to 2 minus 2b is equal to -2। सो b is equal to also 1, c is equal to also 1। सो a b c तीनों की वैल्यू 1 हो गई। 1 यहां पे डाला तो पता चला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इंटू mgh। अब k तो आपको पता करना पड़ेगा, k जो होगा एक्सपेरिमेंटली पता होगा, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली निकल के आया कि दिस वन इज 1, ठीक है? तो ये इसका एक लिमिटेशन है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। सो बच्चों यहां पे एक क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t is given by the equation x, that is the function of t, v naught upon alpha into 1 minus e to the power alpha t, where v naught is a constant and alpha is greater than 0. The dimension of v naught and alpha are, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलो बनाते हैं इसको। पॉज करके आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। सो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, वन माइनस ई टू दी पावर अल्फा टी, ये इक्वेशन है। अच्छा यहां देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट छुपा हुआ है जो मैंने शुरू में ही बताया था। ई टू दी पावर एक्स क्या होता है? एक्स भी
डायमेंशनलेस होता है और e⁻x भी डायमेंशनलेस होता है। सो अल्फा टी इज डायमेंशनलेस। निकालना किसका? अल्फा और V0 का। तो अल्फा का पहले निकालते हैं। अल्फा टी जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा बच्चों, m0 l0 t माइनस t0, ठीक है। सो अल्फा क्या होगा? टी क्या है? टाइम, उधर गया m0 l0 t माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा। अल्फा का निकल गया हमें। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, V0 अपॉन अल्फा माइनस V0 अपॉन अल्फा e⁻ अल्फा टी, ठीक है। अब ये डायमेंशनलेस होगा क्योंकि ये भी डायमेंशनलेस होता है, ये भी डायमेंशनलेस होता है, ये वैल्यू होती है e⁻ समथिंग। सो ये पूरा का डायमेंशन V0 बाई अल्फा ही होगा। सो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है कि जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन है वही राइट साइड का डायमेंशन है, तो क्या इसका डायमेंशन V0 अपॉन अल्फा का डायमेंशन सेम होगा? यस। सो x क्या है बच्चों? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ये पोजीशन है, टाइम का फंक्शन है बट पोजीशन है। सो इसका हो गया L। V0 का निकालना है, अल्फा दिया हुआ है m0 l0 t माइनस 1। सो V0 इसकल टू हो जाएगा m l1 m0 l1 t माइनस 1। सो m0 l1 t माइनस 1 ये किसका हुआ? ये और m0 l0 t माइनस 1, दिस वन। सो C इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। ये सेकेंड क्वेश्चन है। अल्फा इजकल टू f अपॉन v स्क्वायर साइन बीटा टी, जहां पे v वेलोसिटी है, f फोर्स है एंड अल्फा का डायमेंशन आपको निकालना है और बीटा का डायमेंशन निकालना है। यहां पे देखो फिर से वही कंसेप्ट e⁻x वाला जो पिछले क्वेश्चन में है, सेम कंसेप्ट। साइन के अंदर जो वैल्यू होती है वो थीटा होती है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन लेस होता है। सो बीटा टी ये डायमेंशन लेस है। ये वाले बार बार यूज होंगे बच्चों, ये साइन में, कॉस में, टैन में, ये सब हमेशा यूज होंगे। e⁻x लॉग में भी यूज होंगे। सो ध्यान देना, किसी चीज का पावर है 10⁵, सो जो पावर 10⁻x है, 10⁻x है, तो x जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। सो ये डायमेंशन लेस है। t क्या है बच्चों? टाइम। सो बीटा का निकल गया m0 l0 t माइनस 1, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका? f अपॉन v स्क्वायर का। वही अल्फा का होगा। क्यों होगा अल्फा का वही? क्योंकि साइन बीटा टी ये होल क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि एक वैल्यू होती है, बार बार एक ही बात हो रही है। सो अल्फा f का क्या होता है? फोर्स का mlt माइनस 2। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? lt माइनस 1 स्क्वायर। सो l को स्क्वायर करोगे ऊपर जाएगा, l माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 कट जाएगा, l t0। सो m1 l माइनस 1 t0, m1 l माइनस 1 t0, बीटा का t माइनस 1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन द रिलेशन p इजकल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वेयर p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। सो शुरू करते हैं। p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 80 को इधर कर दे, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पे लगा सकते हैं। जो इसका होगा वही b का होगा, वही एक्स स्क्वायर का होगा। बस क्वेश्चन खत्म, यही था।
मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, उस इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर करके बराबर करके और फिर भी हम लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही था यहां पे एक पॉइंट। सो जो b का होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा। x क्या है बच्चों? डिस्टेंस। सो b का क्या होगा? एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर होगा। p इंटू ए इंटू टी का भी एल स्क्वायर होगा। सो p क्या है? पावर। पावर का निकालते हैं। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। सो इसका हो गया बच्चों mL2t-3, ये हुआ पावर। इसलिए बोलता हूं बच्चों, जो डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताए थे पिछले क्लास में, उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, जैसे एनर्जी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो ये सब है। सो इसका एल स्क्वायर, ये पावर हुआ ए एंड टाइम। ए का हमें पता नहीं, टाइम टी लिख सकते हैं। सो ए का जो डायमेंशन होगा बच्चों, एम उधर जाएगा, m-1, एल स्क्वायर कट जाएगा, L⁻0, t-2 उधर जाके 2 हो जाएगा। सो ए का भी निकल गया और बी का भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स मे डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ लैम्डा, द डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. द मेथड ऑफ डायमेंशंस गिव्स द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटी एज। पहले ही बोल दिया कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो डिपेंड कर रही है किस पे? लैम्डा पे, रो पे एंड जी पे। सो ये जो डायमेंशन का मेथड है, इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। याद है मैंने पिछले टॉपिक में ऑलरेडी बताया है कि जो हम रिलेशन निकालते हैं उसमें अगर रिलेशन ऐसा हो जाए s इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाए, तो यूटी का डायमेंशन और ए टी स्क्वायर का डायमेंशन दोनों को प्लस में लिखा गया है। सो वहां पे हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, लिमिटेशन हो जाता है। बट यहां पे क्या बोल रहा है? वो डायरेक्ट है, मतलब यहां डायमेंशन से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, कोई प्लस वाला टर्म नहीं होगा। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और एक और अच्छी चीज, यहां के जो है डायमेंशनल कांस्टेंट जो है ऑलरेडी दे दिया गया है। सो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, सारे रिलेशन किसमें है? वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर, सारे ऑप्शंस जो हैं वो वी स्क्वायर में है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट वी स्क्वायर को ही लिखे, इसी में निकालना है रिलेशन, प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन बनाने का एक ट्रिक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। वी इजकल टू के कांस्टेंट, लैम्डा टू द पावर ए, रो टू द पावर बी, जी टू द पावर सी। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको 2 कर दो, रिलेशन जो निकलेगा वो डायरेक्ट निकलेगा, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट 2 कर दो बच्चों, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर ए बी सी के बाद यहां पे डी लगाया तुमने, तो समझना जो हमारे इक्वेशन आएंगे लास्ट में, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो करते हैं। v का क्या होता है? LT-1 स्क्वायर। लैम्डा क्या होता है? लेंथ a। रो क्या होता है बच्चों? मास बाई वॉल्यूम। सो mL-3। g एक्सेलरेशन है, LT-2 c। सो यहां पे हो गया L2t-2, m क्या है? 0, k। अब m के पास क्या है? b है केवल। l के पास a -3b c। t के पास बच्चों, t के पास है -2c। सो b इजकल टू 0, a -3b प्लस c इजकल टू 2, -2c इजकल टू -2। ठीक है।
अगर डी लेते हैं यहां पे तो क्या लिखना पड़ता है, -2c इक्वल टू -d, तो फिर थोड़ा टफ होता। अब निकालते हैं। सो c इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, इसको यहां पे रखा, b इक्वल टू 0 रखा, c इक्वल टू 1 रखा, सो a इक्वल टू 1। अब इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद क्या निकलेगा बच्चों, लैम्डा टू द पावर a 1, रो टू द पावर 0 एंड g टू द पावर c। सो यहां से बोल सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, v स्क्वायर इक्वल टू k लैम्डा g। यहां से पता चलता है बच्चों कि v स्क्वायर जो था, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, वो डिपेंड ही नहीं करता है तुम्हारे डेंसिटी ऑफ वाटर पे, डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसके दी पावर g हो गया। सो ये रिलेशन यहां से निकल गया। सो विच वन इज द आंसर, 2। बच्चों ये जेई मेंस 2019 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ g, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c स्पीड ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। मैंने g का और h का दोनों का मैंने पिछले क्लास में कराया है डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है बच्चों, अगर ये IIT में इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, या तो फिर आप इसको पूरा सॉल्व करो, या फिर g का, h का और c का, ये तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो और पुट करके देख लो कि किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से t के एक्सप्रेशन में आएगा। t के एक्सप्रेशन में आएगा मतलब अंडर रूट अगर हटाओगे तो t स्क्वायर होना चाहिए। सो ये जो टर्म है ये t स्क्वायर जिसमें आ जाए, एक तो ये तरीका है, ये हुआ ट्रिक। किसी जगह पे ये ट्रिक कॉम्प्लेक्स होगा, कहीं पे ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगा। सो इसको सॉल्व करते हैं, पॉज करके इसको सॉल्व करो आप। शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले g का निकालते हैं। g के लिए f इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस होता है r। सो g इक्वल टू होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m इंटू m। f क्या होता है बच्चों, mlt माइनस 2 फोर्स, r डिस्टेंस, सो l स्क्वायर, m इंटू m m स्क्वायर। सो इसका हो गया बच्चों m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। ये हो गया g का। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालते हैं। दिस वन इज g। E इजकल टू hc बाई लेमडा होता है, E एनर्जी का, ml2 t माइनस 2। बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चों, देखो IIT में भी आया हुआ है। डायरेक्ट आप यहां पे अब E का निकालने लगोगे तो टाइम कंज्यूम होगा। सो कुछ का याद होना चाहिए आपको। H का निकालना है, C स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, सो L कट गया, T उधर गया +1। सो H इक्वल टू ml2 t -1 हो गया, -2 + 1 -1। सो H का हो गया हमारे पास, G हो गया स्पीड ऑफ लाइट का LT -1। तो अब निकालते हैं इसको। टाइम का जो एक्सप्रेशन है t, वो प्रोपोर्शनल है किसके, g टू द पावर a, h टू द पावर b और लाइट का c कर देते हैं यहां पे, c टू द पावर c। ठीक है। सो अच्छा बच्चों, यहां पे टी स्क्वायर भी कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो क्या होगा, ये अंडर रूट जो है हट जाएगा,
तो हटा देते हैं, टी स्क्वायर कर देते हैं, इजी हो जाएगा। टी से भी आप निकाल सकते हो टी स्क्वायर को हटा के। सो इज इक्वल टू के कांस्टेंट ले लो, जी का क्या है m-1 L3 t-2 पावर ए, इसको मिटा दिया, h को लिख दिया यहां पे m L2 t-1 टू द पावर b, स्पीड ऑफ लाइट LT-1 टू द पावर c। ठीक है, t जो है बच्चों इसका t हो गया, सो इसको T2 लिख देते हैं, m माइनस ए प्लस बी नथिंग, L टू द पावर 3a प्लस 2b प्लस c, t का -2a माइनस बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब यहां से निकाल लोगे। सो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस 2a माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू 2। अगर टी स्क्वायर नहीं करता तो बच्चों 1 करता, उससे भी निकल जाता। अब देखो a इज इक्वल टू बी हो गया, सीधा सा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या इसको ये दोनों को ऐड कर सकते हैं? यहां पे ऐड किया तो सी गया, ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 2। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस a इज इक्वल टू b है, तो यहां a और b का वैल्यू कितना हो गया 1। a को यहां रख दिया, b प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब a और b का वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में। सो 3 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू -5। पुट कर दो यहां पे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है g टू द पावर a और b 1 है, सो g टू द पावर 1 h टू द पावर 1 एंड c टू द पावर -5। सो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है बच्चों जी एच अपॉन सी 5। सो टी होगा अंडर रूट ऑफ दिस वन। सो कौन सा आंसर है? सी। बच्चों अब यहां पे थर्ड पॉइंट शुरू करते हैं हम लोग। टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम चेंज करेंगे यूनिट के। बच्चों जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम क्या होता है यूनिट का, वो पिछले क्लास में जाके देखो, समझ में आ जाएगा, या फिर बुक से पढ़ के आओ। फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पे सिस्टम होता है बच्चों जैसे एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, उसमें यूनिट डिफरेंट होते थे। फिजिकल क्वांटिटी जो होते थे उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो 3 ही थे और डिफरेंट होते थे। एसआई में 7 होते हैं, बाकी सब में 3 ही थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो वो सिस्टम थे। जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, देखो कितनी सही चीज है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं, मैजिक है ये। चलो जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब बच्चों मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, N1 U1 ही,
की तरह N1 U1 लिख सकते हैं, जहां पे N जो था न्यूमेरिकल वैल्यू था एंड U था जो था यूनिट था. दिस वन वाज यूनिट एंड दिस वन वाज न्यूमेरिकल वैल्यू. फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं N1 U1 या NU जो भी लिख दो. तो ये क्या N है न्यूमेरिकल वैल्यू, N1 U1 यूनिट है, N2 U2. तो हम ऐसा लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ओनली कन्वर्जन के टाइम में, केवल कन्वर्जन के टाइम में ये फॉर्मूला यूज करेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2 और इसी तरह से कन्वर्जन करेंगे बच्चों, इसी तरह से कन्वर्जन करेंगे. बहुत सही चीज है, ध्यान देना और इस प्रोसेस को समझना कि ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है. U1 के बाद फिर मैं यहां पे डायमेंशन लगाऊंगा, U1 को हटा के फिर यहां पे डायमेंशन रखूंगा. यूनिट है तो डायमेंशन रखूंगा यहां पे. चलो एक चेंज करते हैं एग्जांपल. 1 जूल इक्वल टू कुछ अर्ग होता है, मुझे पता नहीं है कितना अर्ग होता है, बस ये पता है कि जूल जो है SI यूनिट है और अर्ग जो है दैट इज CGS यूनिट. और जूल जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का यूनिट है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mL2T-2. बस ये पता है कि ये यूनिट जो है वो एनर्जी क्या है और ये SI है, ये CGS है, बस इतना ही पता है. अब चेंज करना है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं मुझे पता ही नहीं. देखो कैसे निकलता है. N1 U1 इक्वल टू N2 U2. सो N1 U1 अपॉन U2 लिख सकते हैं. U1 नीचे आ जाएगा. N1 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा है 1. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा, जूल नहीं लिख देना, 1 जूल मत लिख देना, 1. U1 क्या है M1 अपॉन M2. अब इसको लिख रहा हूं डायमेंशन में, L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 -2. ये जो स्क्वायर -2 है ये भूलना नहीं बच्चों, इसी में मिस्टेक हो जाता है. इक्वल टू N2. सो जो निकल कर आएगा बच्चों यहां पे वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगा, मतलब कटने वाला है कहीं पे यूनिट तुम्हारा. सो 1 इंटू M1 क्या है SI यूनिट में M1 kg होता है, kg होता है, मीटर होता है, सेकंड होता है. यहां क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड. तो सबको कन्वर्ट कर लो जिसमें चेंज करना है. जैसे इसको CGS में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे लेंथ को, मास को ग्राम में चेंज करेंगे, सेकंड को सेकंड तो कट जाएगा. अगर इसी को FPS में चेंज करना होता तो फिर फुट में चेंज करते. जैसे यहां पे हमने 1000 ग्राम लिखा, ग्राम में इसलिए चेंज किया बच्चों क्योंकि ग्राम ग्राम कट जाए और न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए. समझ में आ रहा है. अगर FPS सिस्टम में चेंज करना होता तो क्या करते, मीटर को केजी को पाउंड में चेंज करते, क्योंकि पाउंड कट जाता फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकल जाता. तो यही प्रोसेस हम यूज करेंगे. लेंथ 100 सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया बच्चों 1 मीटर को, क्योंकि CGS यूनिट में करना है. CGS में C सेंटीमीटर है. टू द पावर 2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड. यहां तो कोई लफड़ा ही नहीं है. सो ये तो ऐसे ही काट दो. अब देखो ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया. अब समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं चेंज कर रहा हूं सेंटीमीटर में ही, ग्राम में ही क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यूनिट जो है वो ग्राम और सेंटीमीटर वाली चाहिए. सो ये हो गया 1000 इंटू 100 स्क्वायर इक्वल टू N2. अब देखो N2 जो है वो प्योरली न्यूमेरिकल वैल्यू है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है. सो N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 7. सो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है. N2 का वैल्यू लिख दिया वहां पे, N2 यही था. सो ये देखो बस यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, ये N1 था, ये U1 था, ये N2 था जो हमें निकालना था, बाद में निकल के आ गया 10 टू द पावर 7, और ये U2 है. बस इस तरह से कन्वर्जन करेंगे. सो क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा.
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट है, किसका? फोर्स का। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन का ही, न्यूटन एसआई यूनिट में है, सीजीएस यूनिट में डाइन बोलते हैं। मीटर एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सीजीएस यूनिट में चेंज करना है एसआई यूनिट को। करते हैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलरेडी मैंने कराया है, वेरियस डायमेंशन में ऑलरेडी मैंने बताया है इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स बाई एरिया, जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वही इसका डायमेंशन होता है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, डायमेंशनलेस होता है तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है? mlt - 2 एरिया l स्क्वायर, सो दैट इज ml - 1 t - 2। ये हो गया डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का। अब निकल जाएगा n1 u1 = n2 u2। सो n1 क्या है? 19 इंटू 10⁻10 एसआई यूनिट, ये वाला एसआई यूनिट और ये वाला सीजीएस। ठीक है, सो u2 को नीचे लेते आएंगे तो लिख सकते हैं m1 m/m1 टू द पावर, यहां कुछ भी नहीं है, l/l1 टू द पावर -1। u2 को नीचे लाया बच्चों, u1/u2 वही लिख रहा हूं मैं, t/t1 टू द पावर -2 इज इक्वल टू n2। बस क्वेश्चन खत्म। 19.10 टू द पावर 10 मास, एसआई यूनिट में मास क्या होता है? केजी में होता है, तो उसको ग्राम लिख लिया। ग्राम में क्यों चेंज किया? क्योंकि सीजीएस यूनिट में ग्राम होता है, सो 1 ग्राम। लेंथ मीटर में होता है तो सेंटीमीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर। टाइम दोनों में सेकंड्स में होता है, इज इक्वल टू n2। गया गया गया। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां पे -1 है, -1, यहां पे -2 है, यहां पे -2। ठीक है, सो गया 19 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 1/100 इंटू 1000, इसको 1/100 लिख दिया गया। सो 19 इंटू 10 टू द पावर 11, ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूं, क्या हम लिख सकते हैं 19 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इसी का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी लेवल का करते हैं, जो आईआईटी में आए हुए हैं ऑलरेडी। बच्चों ये क्वेश्चन है आईआईटी मेन 2019 में आया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट्स इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट में दिया हुआ है 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसी का डेंसिटी है मटेरियल का। इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। देखो यही खेल है, यही ट्रिक है, आईआईटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। ये यूनिट बना दिया, इसको 25 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर को यूनिट बना दिया, उसी को यूनिट बोला गया।
यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, यहां भी वही काम किया गया, ग्राम नहीं है 50 ग्राम ही यूनिट है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 40, 16, 640, 410। 4 ऑप्शन दिए गए, पॉज करके सॉल्व करो। N1 U1 is equal to N2 U2, so N1 U1 upon U2 is equal to N2। so यहां से लिख सकते हैं बच्चों, मास जो है वो केजी में है और लेंथ जो है मीटर में है, SI यूनिट का। सो डायमेंशन क्या होता है डेंसिटी का, M L के दी पावर -3। सो ऐसा लिख सकते हैं, ml टू दी पावर -3 होता है जो U1 है, M1 L1 -3 जो U2 है जो नीचे आया है। बस क्वेश्चन खत्म। यहां पे N1 की वैल्यू दी हुई है 128 केजी है, उसको ग्राम में करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 50 ग्राम है। सो 128 केजी है तो 1000 ग्राम, ग्राम यहां पे यूनिट दिया हुआ है 50 ग्राम। यहां पे ग्राम नहीं दिया होगा, हर जगह हम लोग ग्राम कर रहे थे, याद होगा। यहां पे 50 ग्राम, ठीक है, क्योंकि यूनिट बना दिया 50 ग्राम को। लेंथ के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं, यहां लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऑलरेडी चेंज कर दिया है यूनिट को, 25 सेंटीमीटर को ही यूनिट बना दिया है N2। सो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 4 जा 2 जा, बट यहां पे -3 है। सो N2 इज इक्वल टू 128, ये 20 हो जाएगा, 20 इंटू 1/4 टू द पावर 3। सो 4 टू द पावर 3 कितना होता है बच्चों, 16, 4 जा 64। सो यहां से 2 से ये गया, 64 2 जा 128, ठीक है। सो दैट इज 40, ठीक है बच्चों। तो आंसर इज ए। मुझे पता है आप भी थक गए होगे, मैं भी थक गया हूं। यहां पे बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड चैप्टर जो है उसका सेकेंड वीडियो, जिसमें हमने डायमेंशन और यूनिट के बारे में यहां पे खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वर्नियर कैलिपर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब जाके हमारा ये लेक्चर खत्म होगा। एक वीडियो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है कि एक वीडियो IIT के क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड होंगे, जो लास्ट वीडियो होगा, ठीक है बच्चों। तो अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।